नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे लक्ष्य सीरीज़ के अगले पार्ट के ऊपर, जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सेगमेंट्स को जाना, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लक्ष्य वन सीरीज़ का 2021 का ये समग्र विश्लेषण आप लोग परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी वनडे एग्जाम, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे या पुलिस के एग्जाम हो या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, करंट अफेयर्स के सेगमेंट आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं उनको बता दें कि इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लक्ष्य वन जो कि क्वार्टरली लेवल पे है, और लक्ष्य वन 2021 ये हिंदी माध्यम और ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। लक्ष्य टू 2021 ये आ चुकी है अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे या मंथन प्रकाशन .in पे ये उपलब्ध है। आप लॉगिन करके वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। कोई भी असुविधा आए इस दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क करके बात कर सकते हैं 093351519171। ठीक है। और ये करंट अफेयर कैप्सूल आप देख पा रहे होंगे, ये वन लाइनर में अवेलेबल है, जहाँ पे आप लोग करंट अफेयर को बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। ये भी क्वार्टरली लेवल पे है। और मंथन प्रश्न निधि ये आप देख पा रहे होंगे, ये भी मंथली लेवल पे है। तो ये बुक्स आप लोग परीक्षा मंथन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और नज़दीकी बुक स्टॉल से आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी ओके कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस हम लोग लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे, है ना। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये आप देख पा रहे होंगे t.me/परीक्षा मंथन। बच्चों ये टेलीग्राम का URL है, टेलीग्राम का लिंक है चैनल का। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फ़ोन में, और अगर इंस्टॉल है तो वहाँ से इस URL को कॉपी पेस्ट करके हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और फिर भी अगर इन केस आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे, कई बच्चों की शिकायत आई, कमेंट आए कि वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं और अपकमिंग वीडियोस हैं या कोई PDF फाइल्स हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में विधि और न्याय के ऊपर बात करी थी, और हम लोग अन्य विधिक मामलों तक हमने कवर किया था। राजीव गांधी की हत्या मामला और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, हम लोगों ने रोशनी अधिनियम भी समझा था और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला भी समझा था। आज जो हमें लेक्चर से शुरू करना है वो रहेगा उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा दावा आयोग। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली दंगा जो हुआ था, उसके संदर्भ में क्या क्या पॉइंट है उसको जानेंगे, और वर्ष भर के सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो आपके संविधान से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये आप लोगों के लिए होने वाला है ना। इसमें हम लोग जानेंगे कि परित्य बच्चों और पत्नी पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है, और धरना प्रदर्शन पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय आया है। राज्य अनुसूचित जाति जनजाति में उपवर्गीकरण कर सकते हैं। PM केयर फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये भी कहा है कि प्रशांत भूषण मामला, हिंदू महिलाओं के पैतृक अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, इसको भी हमें जानना है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की, दोनों में, है ना। और उसके साथ में इन सारे सेगमेंट्स को जानते हुए हम लोग अंततः टिप्पणियों को जानेंगे, तब जाके आपका ये विधि एवं न्याय वाला मामला समाप्त हो जाएगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा दावा आयोग, देखिए नवंबर 2020 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने फरवरी 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा दावा आयोग की शुरुआत की है। ठीक है जी। और इसमें गौरतलब है कि संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के बाद 24 मार्च 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 53 लोगों की मौत हुई और लगभग 200 अन्य लोग यहाँ पे घायल भी हुए। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित लगभग 750 मामले यहाँ पे दर्ज हुए और दंगों से संबंधित मामलों में लगभग 1200 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं सूर्यकांत जी, इन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा दावा आयोग की शुरुआत की है, जहाँ पे इनको मुआवजा देने की बात कही गई है। ठीक है जी। दिल्ली दंगा जो भड़का ये 24 फरवरी 2020, ये डेट भी ध्यान रखिएगा, जहाँ पे काफ़ी जानमाल का
नुकसान भी हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि वर्ष भर के सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, एक एक करके समझते हुए चलेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस फाइल को हम लोग प्रयास करेंगे कि टेलीग्राम लिंक पे आप लोग इसको देख पाएँ PDF के फॉर्म में, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अगर हम लोग बात करें तो 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी हो गई, ठीक है। और यह भारत की न्याय व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था, आप जानते ही हैं सॉरी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपील का सर्वोच्चतम न्यायालय है, साथ ही संविधान का संरक्षक भी है कि नहीं है। मूल अधिकारों के संरक्षणकर्ता होने के साथ ही यह न्याय पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का भी कार्य करता है। और सर्वोच्च न्यायालय अपने ऐतिहासिक निर्णयों द्वारा समय समय पर कानून की व्याख्या भी करता है और हमें पिछले 1 वर्ष में आए ऐसे निर्णयों के बारे में जानना है। सबसे पहले जैसे कि यहाँ मौलिक अधिकार के बारे में बात आई है, तो आपको एक आर्टिकल नंबर ध्यान रखना है, विच इज आर्टिकल नंबर 32, जहाँ पे बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बताया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। यानी इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है कि ये संविधान की हृदय और आत्मा है। यानी आर्टिकल 32 संविधान की हृदय और आत्मा है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि संविधान की हृदय और आत्मा किस सेक्शन को कहा गया है? आर्टिकल नंबर 32 को किसने कहा? B.R. अम्बेडकर जी ने। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, है ना। वहीं अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 226 की मदद से हम लोग सीधा हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। ये 2 आर्टिकल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यही आपको देखना है कि पिछले 1 वर्ष में ऐसे ही कितने निर्णय आए हैं जो कहीं ना कहीं इससे संलग्न है। सबसे पहला पॉइंट, परित्यक्त बच्चों एवं पत्नी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन डेसेड वाइफ एंड चिल्ड्रन। देखिए 4 फरवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय देते हुए कहा गया कि परित्यक्त बच्चों और पत्नी को आवेदन करने की तिथि से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर पति को सिविल कारावास या उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है ना। पति द्वारा यह दलील कि वह अपाहिज है या भत्ता वहन करने में असमर्थ है, ये सब नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और यह मामला कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के एक वैवाहिक मामले का है तथा इसमें दंड प्रक्रिया संहिता, ध्यान दीजिएगा, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी एवं बेटे के लिए गुजारा भत्ता का प्रश्न उठाया गया था। कहाँ का मामला था? महाराष्ट्र का मामला था, जहाँ से ये फाइनली ये निर्णय सामने आया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, धरना प्रदर्शन पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन प्रोटेस्ट। अभी आप लोग देख रहे हैं शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन हुआ, दिल्ली दंगा के संदर्भ में, CAA के संदर्भ में। उसके बाद आपने धरना प्रदर्शन अभी आप हाल ही में देख ही रहे हैं, किसान का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कृषि से संबंधित जो बिल पास हुए हैं उनके संदर्भ में। तो धरना प्रदर्शन के संदर्भ में न्यायालय का क्या निर्णय है कि अक्टूबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शनों पर अपना निर्णय सुनाते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन या अन्य प्रकार से सक्रिय प्रतिभाग हेतु आरक्षित नहीं कर सकता है। ये 2020 में अक्टूबर में ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने क्या कहा है कि किसी समूह द्वारा सार्वजनिक रास्ते को किसी भी स्थिति में ब्लॉक नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि प्रदर्शन का अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा जरूर है, परंतु इन अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया और अभी आप देख रहे हैं कि किसानों के द्वारा जो कहीं ना कहीं
दिल्ली बॉर्डर जो इस समय सील किया गया है, जहाँ से काफ़ी नागरिकों को आवाजाही में समस्या आ रही है, कहीं ना कहीं जो किसान बिल आया है उसके विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि इसके संदर्भ में इससे पहले जो शाहीन बाग का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि प्रदर्शन करते समय आप लोग सार्वजनिक रास्तों को नहीं ब्लॉक कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति में उपवर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा कि अक्टूबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की खंडपीठ ने आरक्षण के उचित बंटवारे के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों में उपवर्गीकरण को सही ठहराया है। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्यों के पास उपवर्गीकरण का अधिकार है। ठीक है जी, राज्यों के पास उपवर्गीकरण का अधिकार है। और कितने जजों की बेंच ने बताया है? ये 5 जजों की बेंच। ठीक है, अब तक के इतिहास में, यानी अब ये मार्च चल रहा है, अब तक के इतिहास में जब से भारत आज़ाद हुआ 13 जजों की बेंच बैठी है। 13 जजों की बेंच बैठी है। कौन से केस में? कौन से केस में? कमेंट करके आप लोग बताइएगा कौन सा केस था जहां पे अभी तक की सबसे बड़ी बेंच, संवैधानिक पीठ, 13 जजों की बेंच बैठी। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखिए, गौरतलब है कि पंजाब राज्य ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में से 50% वाल्मीकि एवं मजहबी सिखों को देने का प्रावधान किया है। इसके पश्चात पंजाब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपवर्गीकरण को अवैध ठहराने संबंधी को आधार मानकर उपवर्गीकरण को अवैध ठहरा दिया है ना। और इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि पीएम केयर फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना, कोरोना वायरस जो महामारी आई तो पीएम केयर फंड बनाया गया, जहाँ पे कई सेलिब्रिटियों ने, कई नेताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है ना। पीएम केयर फंड में कहीं ना कहीं पैसे जमा करवाए। तो सुप्रीम कोर्ट का यही निर्णय है कि ये एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है और इसी के अनुसार इसका पालन भी किया जाए। 18 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम निर्णय में कहा कि पीएम केयर फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट होगा है। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ के निर्णय में, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी सेंटर फॉर PIL पिल की बात हो रही है, भारत संघ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने पीएम केयर फंड को सरकारी निधि न मानकर सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट घोषित किया है। क्लियर? कौन से केस में? कौन सा केस है? सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट कि गौरतलब है कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड यानी NDRF ने पीएम केयर फंड अलग, इसका यानी NDRF से पीएम केयर फंड जो है ये अलग है। यानी राष्ट्रीय आपदा राहत कोष को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाया गया है, इसलिए वो सरकार की निधि में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रशांत भूषण मामला। इसमें क्या फैसला आया देखिए जरा कि अगस्त 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशांत भूषण के एक ट्वीट के मामले में उनको न्यायिक अवमानना का दोषी करार दिया है ना। और इसके बाद न्यायालय ने ₹1 के जुर्माने की सजा सुनाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर जुर्माने की रकम ₹1 रखी गई। इससे पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशांत भूषण के एक ट्वीट पर स्वतः संज्ञान यानी सो मोटो लेते हुए न्यायिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति को न्यायपालिका की गरिमा को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। देखिए, यहाँ तो हम लोग अभी पठन पाठन में बात कर रहे हैं तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय बोल देते हैं, मेंशन कर देते हैं, लेकिन कायदे में आपको यही कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय है ना, रिस्पेक्टेबल सुप्रीम कोर्ट, हमें ये रिस्पेक्ट देते हुए बात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें जरा इसी में कि हिंदू महिलाओं के पैतृक अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। हिंदू महिलाओं के पैतृक अधिकारों पर देखिए 11 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारियों के समान स्थिति एवं शर्तों पर हिंदू महिलाओं के पैतृक संपत्ति में
उत्तराधिकारी एवं संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी के अधिकार की व्याख्या की। और गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इस बात को भी स्पष्ट किया कि किसी भी हिंदू महिला को उसकी पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार है ना। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि उत्तराधिकार विल पढ़ी गई है ना, वसीयत पढ़ी गई जो भी है, तो उसमें जो जो मेल कैंडिडेट है यानी पुरुष जो वर्ग है उनको संपत्ति मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब महिलाएं भी उसके लिए अधिकार रखेंगी। यानी यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसकी पिता जीवित है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की व्याख्या की। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, ठीक है। और विदित हो कि मूल कानून जो कि 1956 की धारा 6 को सर्वोच्च न्यायालय ने और स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर विवाद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रसिद्ध पद्मस्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा। और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि प्रथागत कानून के अनुसार अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी शवैत अधिकार अर्थात मंदिर से संबंधित मामलों के प्रबंधन का अधिकार परिवार के शेष सदस्यों के साथ बना रहेगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एक तो पॉइंट यही ध्यान रखिएगा कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है, केरल में। इससे संबंधित जो विवाद था, यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि मंदिर से संबंधित जितने भी मामलों के प्रबंधन करने का जो अधिकार है वो परिवार यानी जो शाही परिवार है उसके शेष सदस्यों के साथ ये बना रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, दिव्यांगों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। देखिए दिव्यांगों पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय आया है, जरा इसके बारे में जानिए। कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पुष्टि की कि दिव्यांग व्यक्ति भी देश में सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, और इसलिए वे सार्वजनिक रोजगार, शिक्षा में अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के समान लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। और यहाँ पे जो जस्टिस रहे, जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि वह पिता प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से अनमोल भंडारी यानी नाबालिग बनाम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU के वर्ष 2012 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में निर्धारित सिद्धांत का अनुसरण कर रही है। और ये भी कहा कि याचिकाकर्ता जो कि बौद्धिक रूप से 50% तक अक्षम है, उसमें शारीरिक मानसिक रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए डिज़ाइन किए गए फाइन आर्ट डिप्लोमा कोर्स हेतु आवेदन किया था। और उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में कॉलेज के विवरण पुस्तिका यानी प्रोस्पेक्टस के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्रों और मानसिक बौद्धिक रूप से अक्षम छात्रों के बीच कुल सीटों का द्विविभाजन किया जाना चाहिए। और इसी के बिहाफ पे कहीं ना कहीं ये फैसला भी दिया गया कि जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, है ना, उनको कहीं ना कहीं SC ST के समान आरक्षण उनको दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, संपत्ति का अधिकार है मानव अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, संपत्ति का अधिकार है मानव का अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। जनवरी 2020 में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए संपत्ति के अधिकार को मानव अधिकार माना है। विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय संपत्ति के अधिकार के 44वें संविधान संशोधन से पूर्व की स्थिति को आधार मानते हुए दिया है ना। और उल्लेखनीय ये भी है कि वर्ष 1967 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहण प्रक्रियाओं का पालन किए बिना एक विधवा महिला की 4 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली थी, विधवा महिला की, है ना। और एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की अशिक्षित अपीलकर्ता अपने अधिकारों और विधिक प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ थी, अतः उसने राज्य द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए कोई विधिक कार्यवाही नहीं की थी। तो इसलिए ये मामला सामने चर्चा में आया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे ऊपर बात करें तो प्रोन्नति में आरक्षण नहीं है मौलिक अधिकार।
ठीक है। यानी प्रोन्नति में अगर आरक्षण नहीं मिल रहा है तो ये आपका कोई मौलिक, ये नहीं है कोई मौलिक अधिकार। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाल के एक फैसले में कहा है कि राज्य सरकारें नियुक्तियों और प्रोन्नतियों में आरक्षण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है तथा प्रोन्नतियों में आरक्षण की मांग मूल अधिकार में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ में आपका एक टॉपिक यानी फंडामेंटल राइट्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी संविधान का भाग 3 जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जिसका वर्णन है, ये आपको अच्छे से एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और संविधान की कक्षाएं आप लोगों को परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिल रही हैं, वहाँ से इस टॉपिक को 100% आप लोग इसको पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि जब ये मामला चर्चा में आया है तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट से भी प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। यहीं पे बात करें कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 16 के 4 में राज्यों को किसी पिछड़े वर्ग से संबंधित नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों, सरकारी पदों पर आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया था, जिसे राज्य सरकार ने मतानुसार निर्दिष्ट राज्यों के तहत सरकारी सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। और ये भी ध्यान हो कि 77वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 16 में एक नया क्लॉज जोड़ा गया 4A, है ना, और जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों को प्रोन्नति के मामले में आरक्षण प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि राज्य यह महसूस करे कि उन्हें सरकारी सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ठीक है जी। अगर राज्य ऐसा महसूस कर रहा है तो यानी अब यहाँ पे इन शॉर्ट आपको यही ध्यान रखना है कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं है मौलिक अधिकार, ये कोई फंडामेंटल राइट्स अब नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंटरनेट का अधिकार है मूल अधिकार का भाग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी इंटरनेट का जो अधिकार है ये अब मूल अधिकार का हिस्सा हो गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट के इस्तेमाल को एक मौलिक अधिकार करार देते हुए जम्मू कश्मीर के प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश से प्रतिबंध लगाने के सभी आदेशों की समीक्षा करने का आदेश दिया। और न्यायमूर्ति NV रमन की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के लिए कहा। और यहाँ पे पीठ में न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी भी यहाँ पे शामिल थे। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट इस्तेमाल करने को मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए शीर्ष अदालत ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से इंटरनेट के निलंबन के सभी आदेशों की समीक्षा करने के लिए यहाँ पे बात कही है। पीठ ने यह भी कहा कि इंटरनेट का उपयोग करना कुछ प्रतिबंधों के साथ संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है और प्रेस की स्वतंत्रता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र अधिकार भी है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 19 के तहत कहीं ना कहीं इंटरनेट इस्तेमाल करना एक फंडामेंटल राइट यहाँ पे सामने आ जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब कुछ टिप्पणियों के ऊपर बात करें जो शॉर्ट में है और जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पिछले एक वर्ष में जो जो महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी। ये आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें कि मध्य प्रदेश की गौ कैबिनेट, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने देश की पहली गौ कैबिनेट बनाई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया गौ कैबिनेट का हाल ही में किस राज्य द्वारा विमोचन किया गया, किस राज्य ने बनाया है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि 24 नवंबर 2020 को गौ कैबिनेट की पहली बैठक हुई। ये डेट याद रखिएगा। और विदित हो कि गौ कैबिनेट में पशुपालन, वन पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग में गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। और ये भी कहा कि इस कैबिनेट का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होगा। गो कैबिनेट का अध्यक्ष कौन होगा? राज्य का CM होगा। ठीक है। और जबकि कुछ अन्य मंत्रालयों के मंत्री पशुपालन, वन पंचायत, ग्रामीण विकास और राजस्व, गृह एवं किसान कल्याण विभाग इसके सदस्य होंगे।
और इस कैबिनेट का कार्य क्या होगा, गायों के संरक्षण एवं संवर्धन पर ध्यान देना होगा, ये इसका काम है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, दुष्कर्म में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। एडवाइजरी यहाँ पे जारी हुई है कि अगर कोई दुष्कर्म हो रहा है तो उसमें एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। देश में तेजी से बढ़ते महिला अपराध को देखते हुए हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दरअसल रेप जैसे गंभीर मामलों में पीड़ित के एफआईआर के लिए थानों के चक्कर काटने के मामलों को केंद्र ने गंभीरता से लिया है और केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसके मुताबिक अब महिला अपराध पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। ठीक है, गृह मंत्रालय ने आईपीसी और सीआरपीसी के प्रावधान गिनाते हुए कहा कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश इनका पालन सुनिश्चित करने को कहा, ये भी कहा गया है। और गृह मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि एडवाइजरी में जारी बातों पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पे आईपीसी की धारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आईपीसी की धारा है 166 का ए का सी। आईपीसी की धारा, इंडियन पीनल कोड की धारा 166 ए के सी के तहत अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो अधिकारी को सजा का प्रावधान है। सीआरपीसी की धारा 173 में दुष्कर्म से जुड़े किसी भी मामले की जांच 2 महीने के अंदर पूरी करने का प्रावधान है। यानी 2 धाराएं, यानी आईपीसी और सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पीनल कोड, दोनों ध्यान रखिएगा। इसकी धारा 166 का ए सी और सीआरपीसी की धारा 173, ये दोनों चर्चा में है, ये परीक्षा में देखने को बन सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बाबरी विध्वंस मामले में सभी बरी हुए। देखिए 30 सितंबर 2020 को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने ढांचा विध्वंस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया और अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ढांचा विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और यह आकस्मिक घटना थी और यह फैसला 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की भीड़ द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाए जाने के करीब 28 साल बाद ये फैसला यहाँ पे सामने आया है। यानी 28 साल से फैसला कहीं ना कहीं निलंबित था और इस मामले में उसी दिन शाम को थाने में 2 अलग अलग एफआईआर भी दर्ज की गई थी और इन एफआईआर में लाखों कार सेवकों के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी ऋतंबरा जैसे कई नेताओं के खिलाफ भी यहाँ पे केस दर्ज किया गया था और पहली एफआईआर में इसे गिराने वाले कार सेवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, तो दूसरी बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े उन 8 लोगों के खिलाफ था जिन पर भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप सामने आया। और इस मामले में दर्ज दूसरी एफआईआर में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, विनय कटियार, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा का नाम यहाँ पे मेंशन है। आरोपियों पर भड़काऊ भाषण देने समेत कई अन्य आरोप के साथ मुकदमे यहाँ पे दर्ज किए गए। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले बल्कि इन्होंने उन्मादी भीड़ को रोकने के प्रयास भी किए थे। ज्ञात हो कि बाबरी मस्जिद के गिरने के 7 दिन बाद ही केस सीबीआई को सौंप दिया गया था और इस मामले की अलग अलग जिलों में सुनवाई भी हुई है ना, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1993 में सुनवाई के लिए लखनऊ में विशेष अदालत का गठन किया। तब सीबीआई ने अपनी संयुक्त चार्जशीट फाइल की और इस चार्जशीट में बाल ठाकरे, नृत्य गोपाल दास और कल्याण सिंह चंपत राय जैसे 49 लोगों का नाम भी जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं प्री वोटिंग। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। प्री वोटिंग को अग्रिम मतदान भी कहा जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि प्री वोटिंग, जिसको अग्रिम मतदान के नाम से भी जाना जाता है, यह मतदान का एक ऐसा प्रोसेस है, मतदान की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी सार्वजनिक चुनाव के मतदान के लिए निर्धारित तिथि से पहले वोटिंग की जाती है। इसी को प्री वोटिंग के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि प्री वोटिंग में
प्री वोटिंग में मतदान दूरस्थ रूप में डाक मतदान या किसी व्यक्ति के माध्यम से निर्दिष्टित केंद्रों पे किया जाता है। यानी प्री वोटिंग क्या टर्म है कि जिसको अग्रिम मतदान के नाम से जाना जा रहा है और किसी सार्वजनिक चुनाव में मतदान के लिए निर्धारित तिथि से पहले वोटिंग करा ली जाती है ना, प्री वोटिंग। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट होगा वो है अर्थव्यवस्था। देखिए हम लोगों ने अभी तक जो समाप्त किया है, आप लोगों को मैं एक बार रिकैप कर दूं, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर बात कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर बात कर चुके हैं, विधि एवं न्याय के ऊपर बात कर चुके हैं, और ये 4th नंबर का सेगमेंट है आपका जो लक्ष्य मैगजीन में यानी लक्ष्य 2021 में जो आप देख पा रहे होंगे, अर्थव्यवस्था, ये 4th सेगमेंट है जो हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण, इसके एक अवलोकन के बारे में, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, कोविड-19 आर्थिक प्रभाव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 15वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, और कर्ज के चक्रव्यूह में फंस रही है दुनिया, इसके बारे में जानेंगे। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह में वृद्धि, बैंकिंग संकट, कारण और समाधान, प्रमुख सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा जो आपके प्रीलिम्स के लिए कहीं ना कहीं यहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो ये आपको जानना इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसमें हम लोग जानेंगे मानव पूंजी सूचकांक 2020, राज्यों का व्यापार सुगमता सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की गरीबी संबंधी रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट 2020, ग्लोबल रिक्त रिपोर्ट 2020 और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, मात्र मृत्यु अनुपात में गिरावट, ये देखने को आई है, और कुछ लघु लेख के बारे में जानेंगे जहां पे पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान पोर्टल यहाँ पे लॉन्च हुआ है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट परियोजना, स्वामित्व योजना, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी, नवीनतम आर्थिक परिभाषाएं और भारत में तकनीकी मंदी, और अर्थव्यवस्था के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी के ऊपर बात करेंगे। यानी ये आपके मेंस में तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे 20 से 22 प्रश्न, लगभग 18 से 22, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन तो फिक्स नहीं रहते हैं, आप जानते ही हैं। लगभग इसी के आसपास क्वेश्चन आपको इकोनॉमी में भी देखने को मिलते हैं, जो आप इसको प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में आप लोग कवर करके चल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण एक अवलोकन, यानी डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एन ओवरव्यू। 21वीं सदी में पूरी दुनिया डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है। कोविड-19 महामारी ने डिजिटलीकरण के प्रयासों में उत्प्रेरक का काम किया है। भारत के संदर्भ में अगर आप बात करें तो कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के बीच तो देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था छलांगे मारकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा, आप लोग खुद भी, कोई फैमिली में भी अगर कोई बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहा है तो वो भी ऑनलाइन डिजिटलीकरण के माध्यम से कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हो रही हैं। जहाँ देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के कारण परंपरागत रूप से किए जा रहे अथक क्रियाकलापों में लगने वाले समय, धन एवं श्रम की भी बचत दिख रही है। और वहीं संक्रमण के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल यहाँ पे रखा गया। और यहाँ पे गौरतलब ये है कि जनवरी 2019 में आरबीआई ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2019 में किसने, आरबीआई ने नीले कणी की अध्यक्षता में डिजिटलीकरण के लाभों को लेकर नीले कणी समिति का गठन किया यहाँ पे। और जून 2019 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पे जारी की। किसने, नीले कणी समिति, आरबीआई ने नीले कणी की अध्यक्षता में इसके लाभों को लेकर समिति का गठन किया। ठीक है, और इस समिति की मुख्य सिफारिशों में डिजिटल भुगतान पर लगने वाले शुल्क को हटाना और डिजिटल भुगतान व्यवस्था की निगरानी हेतु एक उचित व्यवस्था स्थापित करना था। अब ये आखिरकार होती क्या है डिजिटल अर्थव्यवस्था, इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें धन का अधिकांशतः लेन देन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट और अन्य किसी डिजिटल माध्यम से किया जाता है, यही है डिजिटल अर्थव्यवस्था। आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 के दौर में आप लोग भी कोई सामान परचेज कर रहे होंगे तो आप फोन पे, गूगल पे, भीम पे, यानी जो ऑनलाइन वाला सेगमेंट है, क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया, नेट बैंकिंग से पे कर दिया, तो आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा इसको, जिसको डिजिटल अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जा रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था 21वीं सदी की जरूरत तो हो ही गई है, जाहिर सी बात है, और भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए 1 जुलाई 2015 को डिजिटल योजना लॉन्च की थी। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा कि डिजिटल योजना कब लॉन्च की गई है, तो 1 जुलाई 2015। ठीक है जी। इस योजना का उद्देश्य भारत के हर नागरिक को डिजिटल ढांचा एवं इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाना था।
जो कि कहीं ना कहीं अब अपने चरम स्तर पे है ना। डिजिटलीकरण की दिशा में भारत के प्रयासों की पुष्टि करते आंकड़े। यूपीआई लेन देन ने एटीएम को पीछे छोड़ा, जो आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देते हो, है ना, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारी चीज़ें। कोरोना वायरस के दौर में डिजिटल लेन देन का नया तरीका यूपीआई, बहुत शॉर्ट है, फटाफट स्कैन किया और सेंड कर दिया। यूपीआई ने नया रिकॉर्ड बनाया है और अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक यूपीआई के जरिए इतने पैसों का भुगतान हो चुका है जितने एटीएम से निकासी भी नहीं हुई। यानी यूपीआई भुगतान एटीएम निकासी को पीछे छोड़ चुका है। वहीं पे भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो यूपीआई के जरिए हर महीने 2.9 से लेके 3 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा है, जबकि वर्ष 2019 तक प्रति माह लगभग 1.8 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए तक का लेन देन हो रहा था, जबकि आंकड़ा बढ़ गया। और जबकि एटीएम से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए प्रति माह निकाले जा रहे थे। और इसके अतिरिक्त भारतीय भुगतान निगम के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2020 में 3.86 लाख करोड़ रुपए के 3.86 लाख ट्रांजैक्शन हुए हैं। हालांकि आंकड़े आपको इतने ध्यान नहीं रखने, बट आपको कहने का ओवरव्यू होना चाहिए कि जो डिजिटलीकरण हो रहा है आखिरकार उसका कितना बेनिफिट हो रहा है। और यह आंकड़ा अक्टूबर 2019 की तुलना में काफी अधिक यहाँ पे देखने को आया है। ये तो हो गया आपका मतलब ऑनलाइन पेमेंट के संदर्भ में। नेक्स्ट पॉइंट, चेक से खुदरा भुगतान घटकर हो गया 2.96%। अब ये आंकड़ा ध्यान रख सकते हैं आप। भारतीय रिजर्व बैंक ने हालिया आंकड़ों के अनुसार डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के कारण वर्ष 2019-20 में चेक के जरिए खुदरा भुगतान का आंकड़ा काफी नीचे आया है। और आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष में मात्रा के दृष्टिकोण से कुल भुगतान में चेक समाशोधन यानी क्लियरिंग का हिस्सा मात्र 2.96% रह गया, जबकि वर्ष 2016 में नोटबंदी के समय खुदरा भुगतान में मात्रा के हिसाब से चेक का हिस्सा 15.81% यहाँ पे देखने को आया था। इंटरनेट का बढ़ता दायरा और ई कॉमर्स का मूल्य। देखिए इंटरनेट में क्या चीज़ सामने आ रही है कि वर्ष 2007 में भारत की कुल आबादी का केवल 4% हिस्सा इंटरनेट का इस्तेमाल होता था, जबकि वर्ष 2020 में यह आंकड़ा बढ़ के 50%। देख रहे हैं कितना बढ़ा है, ये 46% का इंक्रीमेंट हुआ है। और ई कॉमर्स का यहाँ पे जो मूल्य आया है, भारत की ई कॉमर्स इंडस्ट्री वर्ष 2027 तक $200 बिलियन के स्तर पर पहुंच जाएगी। और यही आंकड़ा वर्ष 2018 में $50 बिलियन था, यानी $150 बिलियन तक का इजाफा यहाँ देखने को आएगा। उसके बाद ई कॉमर्स से तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट के जरिए कारोबार को अभिव्यक्त करता है ना। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आप लोग जैसे ऑनलाइन कोई सामान परचेस करते हो, वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाता है। कोई कपड़े परचेस कर रहे हो, कोई शूज़ परचेस कर रहे हो, है ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर, ये सारी चीज़ आपकी ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाती है। जैसे सारी वेबसाइट आप जानते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, है ना, ये सारी चीज़ें। चलिए अगला है ऑनलाइन रिटेल, ऑनलाइन दुकानें। अब ऑनलाइन रिटेल के संदर्भ में बात करें तो वर्ष 2021 तक भारत में ऑनलाइन रिटेल जो है कुल रिटेल मार्केट का लगभग 7% हो जाएगा, और यही आंकड़ा 2017 में लगभग 2% था। ऑनलाइन दुकानों की बात करें तो वर्ष 2019 में भारत में कुल ऑनलाइन खुदरा दुकानों का प्रतिशत कुल दुकानों का 11% था, जबकि यह आंकड़ा वर्ष 2021 तक 17% हो जाएगा। और विदित हो कि चीन एवं अमेरिका में यही आंकड़ा क्रमशः 46 और 62% है ना। चाइना की एक कंपनी है, चाइना की ई कॉमर्स कंपनी है और बहुत फेमस है। यानी अगर चाइना की ई कॉमर्स कंपनी की अगर बात कर रहे हैं तो एक ही नाम सामने आता है, वो क्या है आप लोग कमेंट करके बताएं। और अगर नहीं जान रहे हैं तो भी मेंशन कीजिएगा कि दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। जो चाइना की कंपनी है ई कॉमर्स से संबंधित, वो क्या है, तो आप लोगों को हमारी टीम वहाँ पे रिप्लाई करके जरूर बताएगी, ठीक है। चलिए अब भारत में डिजिटल भुगतान की आवश्यकता क्यों है। देखिए अगर आपको इसमें शॉर्ट नोट लिखने को कहा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत में डिजिटल भुगतान की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। आखिरकार वो कौन से पॉइंट है, देखिए सुविधाजनक नगद रहित लेन देन, लोगों को कम समय में अधिक खरीदारी, इससे आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा और नतीजतन क्या होगा कि रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। पहला फायदा तो यही है। दूसरा, डिजिटल भुगतान से सरकार के पास अनुसंधान और नीतियों के बेहतर निर्धारण के लिए डेटा उपलब्ध हो सकेगा। वहीं बढ़ते डिजिटल भुगतान के साथ नकदी के प्रवाह पर निगरानी से उसके उत्पादन और वितरण लागत को कम किया जा सकता है। वहीं डिजिटल भुगतान के सभी लेन देन में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। यदि अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान होता है तो टैक्स चोरी की घटनाओं में उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं पे डिजिटल भुगतान
का एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा किए गए आर्थिक लेन देन न सिर्फ ब्लैक मनी के बाजार को समाप्त कर सकता है, बल्कि इससे जनता के कल्याण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों की दक्षता को भी यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है ना, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वहीं पे बात करें सरकारी प्रयास की, तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार यहाँ पे क्या प्रयास करिए वही आपको जानना है। यानी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। आखिरकार सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं वही हम लोग जानेंगे। देखिए, सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान के प्रति आकर्षित करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, जैसे ईंधन खरीद पर छूट, बीमा प्रीमियम, सेवा कर में छूट, 100 शहरों में डिजी धन मेला का आयोजन और कैश बैंक सुविधाओं को मुहैया कराना। ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा कार्ड डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 को लागू किया गया। ध्यान दीजिएगा, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 को यहाँ पे लागू किया गया और इन मशीनों के निर्माण पर शुल्क और करों को माफ कर दिया गया तथा डिजिटल भुगतान पर एमडीआर और अन्य लेन देन शुल्कों को युक्ति संगत बनाया जा रहा है। छोटे और ग्रामीण व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। इस दिशा में स्टेट बैंक ने इस तरह के टर्मिनलों पर होने वाले लेन देन के लिए एमडीआर शुल्कों पर कोई कर नहीं लगाने का प्रस्ताव दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक कमेंट ध्यान आया एक बच्चे का, जिसने ये कहा था कि हम इसकी पीडीएफ भी उनको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाएं। बिल्कुल बच्चों, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और जैसे कि आप लोग क्लास ये देख रहे हैं तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी साथ के साथ ले सकते हैं, है ना। बाकी पीडीएफ भी मैं अपनी टीम से कह दूंगा तो ताकि वो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करा पाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण। अगर पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो वैसे तो 21वीं सदी डिजिटलीकरण की सदी है, परंतु कोरोना वैश्विक महामारी ने डिजिटलीकरण की गति को और बढ़ा दिया, है ना। एक सर्वे के अनुसार इस समय में लगभग 4.57 बिलियन लोग दुनिया भर में इंटरनेट से जुड़े हैं, जबकि 5.16 बिलियन लोगों के पास सेलफोन है और 14 वर्ष से अधिक आयु की वैश्विक आबादी की अगर बात करें तो लगभग 80 to 90% आबादी के पास इस समय इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल है। और इन आंकड़ों के जरिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के डिजिटल तस्वीर जो सामने आ रही है वह 2019 की तुलना में लगभग 42% डिजिटल भुगतान बढ़ा है। यानी 2019 की अगर बात करें तो 42% का इजाफा यहाँ पे देखने को आया है। और ऑनलाइन खरीद के द्वारा फिल्मों के देखने के मामले वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 60% की बढ़ोतरियां देखने को आई है। और अमेरिका में खुदरा खरीदारी 2020 में वर्ष 2019 की तुलना में 30% की वृद्धि हुई है यहाँ पे, जबकि चीन में यह आंकड़ा 37% तक की वृद्धि को दिखा रहा है। वहीं वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार अमेरिका में डिजिटल जो है कुल जीडीपी का 12% हो चुका था और यही आंकड़ा 2018 में 9% था, तो बढ़ा तो है ये। वर्ष 2020 में अमेरिका के कुल वाणिज्य क्षेत्र का 23% हिस्सा ही ई कॉमर्स का है और यही आंकड़ा 2019 में 19% था। अमेरिका की बात हो रही है। वहीं अगर वर्ष 2020 में चीन की बात करें तो विश्व की दूसरी नंबर की डिजिटल अर्थव्यवस्था ही सामने आई है, जबकि अमेरिका पहले नंबर पे है ना। चीन की कुल जीडीपी 6% हिस्सा डिजिटल अर्थव्यवस्था का यहाँ पे सामने आ रहा है। और वर्ष 2020 में डिजिटल सामग्री की खपत की बात करें तो 2019 की तुलना में 51% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है और 2019 की तुलना में स्वास्थ्य संबंधी डिजिटल समाधान 22% तक यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। वहीं पे उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की अगर बात करें पीएलआई, ये आपके लिए एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और ध्यान से समझिएगा इसको। नवंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल दवाओं, ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी और इस तरह से प्रोत्साहन योजना को बढ़ा दिया गया। अब इस योजना का आखिरकार उद्देश्य क्या रहा वो जानिए कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और इस योजना के माध्यम से देश को आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा। यानी प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव स्कीम 2020 के माध्यम से देश के विभिन्न उत्पादन सेक्टरों को धनराशि प्रदान की जाएगी जिससे कि वह अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें। क्लियर है।
अब इस योजना संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको जरा देख लें ध्यान से कि पीएलआई योजना 2020 का जो है बजट अगले 5 साल के लिए 2 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे रखा गया है और इस योजना के माध्यम से 10 प्रमुख क्षेत्रों पर यह धनराशि खर्च की जाएगी। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के माध्यम से आयात में कमी आएगी तथा निर्यात बढ़ेगा, जिससे कि इकोनॉमी बेहतर बनेगी और इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में भी गिरावट सामने देखने को आएगी, है ना। और आत्मनिर्भर भारत अभियान को इस योजना के माध्यम से बढ़ोतरी भी मिलेगी। और यहाँ पे जो पीएलआई है प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव स्कीम जो 2020 है उसके माध्यम से 25% कॉर्पोरेट टैक्स रेट में भी कटौती यहाँ पे सामने देखने को आएगी। और इस योजना के माध्यम से भारत को एशिया का वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाया जा सकेगा और इस योजना के अंतर्गत आने वाले सेक्टरों को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि भी प्रदान की जाएगी। पीएलआई योजना 2020 के अंतर्गत चरणबद्ध निर्माण योजना से भी सहारा यहाँ पे लिया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत जीडीपी का 16% योगदान यहाँ पे रहेगा। ये सब आंकड़े कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। अब हालांकि आप देख पा रहे होंगे कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र का बजट, अभी हालांकि ये आंकड़े आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ध्यान रखने, बट एक नज़र देखे रहें कि एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल उत्पाद और फूड प्रोडक्ट जितने भी रहेंगे, ये इतने सारे यहाँ पे इनके बजट का आंकड़ा दिया हुआ है ना। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप यहाँ पे एक पॉइंट अगर ध्यान रखना चाहें तो वो ये रख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की अगर बात करें तो 15,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे बात की गई है। क्लियर है, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सोलर पीवी मॉड्यूल की बात की गई है, वाइट गुड्स की बात की गई, स्पेशलिटी स्टील की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नोडल एजेंसी, यह योजना संबंधित मंत्रालयों विभागों द्वारा लागू की जाएगी और यह निर्धारित समग्र वित्तीय सेवाओं के दायरे में होगी। यानी विभिन्न क्षेत्रों के लिए पीएलआई के अंतिम प्रस्ताव का मूल्यांकन व्यय वित्त समिति द्वारा किया जाएगा और इसे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है कि इस योजना के माध्यम के साथ तकनीक का भी लाभ होगा और उपयुक्त चुनिंदा क्षेत्रों में पीएलआई योजना भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी बनाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे भारत का जो लक्ष्य है वर्ष 2025 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है। इसके अतिरिक्त भारत में डेटा स्थानीकरण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, IoT, स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया जैसी परियोजनाओं के लिए सरकार की ओर से होने की उम्मीद है। पीएलआई योजना से भी भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ में अगर बात करें कि भारतीय वस्त्र उद्योग का वैश्विक निर्यात पर 5% की हिस्सेदारी यहाँ पे कहीं ना कहीं है, परंतु मानव निर्मित फाइबर की अगर बात करें तो उद्योग क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक खपत पैटर्न्स जो इस क्षेत्र में अधिक है की तुलना में कम है। पीएलआई योजना जो है घरेलू विनिर्माण को और बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करेगी और विशेष तौर पर मानव निर्मित फाइबर, तकनीक वस्त्रों के क्षेत्र में इन सबको आगे बढ़ाएगी। वहीं पर अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, अब ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई, ठीक है, जबकि अप्रैल 2018 में इसमें संशोधन भी किया गया और इसके बाद नए एम्प्लॉय के लिए 3 साल तक नियोक्ता की तरफ से ईपीएस में किया जाने वाला 12% योगदान केंद्र सरकार करेगी। और जबकि वर्ष 2016-17 के बजट में भाषण में जो है वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने क्या कहा था कि औपचारिक क्षेत्र में नए जॉब बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत यहाँ पे की गई। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना वर्ष 2017, ठीक है। और इसमें कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड EPF, है ना, और कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम दोनों शामिल हैं। सरकार का यह योगदान उन नए कर्मचारियों के संबंध में 3 वर्षों के लिए है जिन्हें EPFO में 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद पंजीकृत किया गया हो, जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये तक है। रोजगार सृजन के लिए
सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ने 14 जनवरी 2020 तक 1 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों को यहाँ पे लाभान्वित किया है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चर्चा करते हैं, कोविड-19 का आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमी इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोविड-19 का पहला मामला आने के बाद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पूरी दुनिया इस तरह प्रभावित होगी, है ना। विकसित, विकासशील और अल्प विकसित सभी देशों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे सुरक्षा के कदम भी उठाए, आप लोग इनसे परिचित हैं। सभी औद्योगिक गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद हो गई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर आ गया। और इस लेख में हम जो है वैश्विक और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में ही डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव। पहला पॉइंट बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वैश्विक दर में कमी आई, कि किसी भी देश या पूरी दुनिया या फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो उसकी प्रगति को अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से इंगित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र यानी ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन के देशों की वृद्धि दर वर्ष 2020 में 0.5%, जबकि दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ पे वृद्धि दर 2.7% और उप सहारा क्षेत्र की अगर बात करें तो वृद्धि दर है 2.8%। पूर्वी मध्य एवं उत्तर अफ्रीका की वृद्धि दर 4.2% और यूरोप एवं सेंट्रल एशिया के देशों की वृद्धि दर 4.7% तथा लैटिन अमेरिका की वृद्धि दर इतनी यहाँ पे सामने आई है। ये कहीं ना कहीं बहुत गिरावट देखने को बन रही है, ये वही आंकड़े हैं। उसके बाद अगर बात करें उत्पादकता एवं आउटपुट पर प्रभाव, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात करें, इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 ने वैश्विक उत्पादकता पर गंभीर असर डाला है। खासकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं की उत्पादकता पर गंभीर असर पड़ा। उत्पादन में लगने वाले श्रम और श्रमिकों के क्रियाकलाप के ठप होने से उत्पादन तो बंद हुआ ही, साथ ही साथ लोगों की क्रय शक्ति भी कमजोर हो गई और इस तरह से वित्तीय लेन देन कम होने की वजह से उत्पादकता पर भी गंभीर परिणाम यहाँ पे देखने को सामने आए। वहीं तेल की कीमतों की बात करें तो उसमें भी ऐतिहासिक गिरावट सामने आई देखने को। कुछ अन्य देशों की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे भी समस्या देखने को आई। अब यहाँ पे जरा समझिए कि तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट कैसे आ रही है कि कोरोना वायरस के दौरान तेल की कीमतों में गंभीर गिरावट दर्ज की गई। इसका कारण तेल की मांग में भारी कमी होना था। इसी का नतीजा था कि तेल के निर्यात पर काफी हद तक आधारित देशों ने अपना ध्यान अन्य क्षेत्रों पर भी देने दिया जो है। और कुछ प्रमुख देशों की स्थिति की बात करें तो एशियन विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को लगभग 8.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ेगा। ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के अनुसार अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 30% की यहाँ पे कमी आई। और ब्रिटेन की बात करें तो 2020 में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में लगभग 20% की यहाँ पे कमी आई। और इसके अलावा अगर जापान की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे 25% की नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 का भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव है। अब यहाँ पे भारत के संदर्भ में बात करें तो अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने कोरोना वायरस महामारी और इसके कारण लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन का उल्लेख करते हुए अपनी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट की प्रकाशित किया। और इस रिपोर्ट में बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी उत्पादन में लगभग 9.6% का संकुचन होने की संभावना है, 9.6%। वहीं पे जून 2020 की बात करें तो विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 3.2% संकुचन होने का अनुमान लगाया था, जिसे अब बढ़ा भी दिया गया है ना। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति की बात करें तो कई महीने तक भारत के देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद भारत कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर बना हुआ था और इस लॉकडाउन के दौरान सारी औद्योगिक गतिविधियां ठप हुई। हालिया आंकड़े के अनुसार बात करें तो 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून की बात करें तो भारत के जीडीपी के रिकॉर्ड में 23.9% और दूसरे तिमाही की बात करें तो 7% का संकुचन यहाँ पे दर्ज किया गया, जो कि बीते एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे खराब प्रदर्शन यहाँ देखने को बनता है ना। तो यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है 15वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट,
इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से हम लोग 15वीं तारीख की अंतरिम रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, और साथ में बेल आइकन होगा उसको जरूर ओके कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस हम लोग लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली आता रहे, है ना। आप लोगों को क्लासेस कैसे लग रही हैं अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, और चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, या कोई भी आप अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं। तो वहाँ पे आपको जितनी भी पीडीएफ्स है, लेटेस्ट अपडेट है, अपकमिंग वीडियो है, सबके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है फिर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी समस्या आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हैं कि पहले सर ये टॉपिक करवा दिया जाए, ये हमें समझ नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूज कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हमारी टीम उस पर जरूर वर्कआउट करेगी और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।